जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद। इससे पहले हम प्लेटो की शिक्षा पर विचार पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम प्लेटो के दार्शनिक विचार पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम प्लेटो के और विचार पढ़ चुके हैं, जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है और वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। आदर्श राज्य में कैसे होगा, इसके लिए वो कहता है कि आदर्श राज्य वो होगा जो न्यायपूर्ण राज्य है, वो आदर्श राज्य होगा। और आदर्श राज्य में शासन कौन करेगा? तो प्लेटो बताता है कि आदर्श राज्य में शासन करने वाले विवेकशील दार्शनिक होंगे जो निर्लिप्त बुद्धि और निर्मल मन वाले होंगे। तो प्लेटो का मूल आदर्श राज्य है और आदर्श राज्य में शासक दार्शनिक शासक हैं जो निर्लिप्त बुद्धि और निर्मल मन वाले हैं। फिर प्लेटो का साम्यवाद क्या है? तो प्लेटो का साम्यवाद एक उपकरण, एक साधन की भांति है जो प्लेटो के आदर्श राज्य को बनाए रखने में, प्लेटो के दार्शनिक शासक या संरक्षक वर्ग को अपने काम में लगाए रखने में मददगार होता है। क्योंकि प्लेटो साम्यवाद के माध्यम से उन बुराइयों को दूर करता है जो संरक्षक वर्ग में या शासक वर्ग में आ सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद विस्तार से क्या है। तो आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप एक सरल ढंग से तैयार किया गया है कि जो चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं, जैसे प्लेटो का साम्यवाद क्यों लाया प्लेटो साम्यवाद को, प्लेटो के साम्यवाद का स्वरूप क्या था, प्लेटो को साम्यवाद किसके लिए है और प्लेटो के साम्यवाद के क्या प्रकार हैं। प्लेटो के द्वारा संपत्ति के साम्यवाद में के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं और प्लेटो के द्वारा परिवार के साम्यवाद के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं और लोगों ने उसकी क्या आलोचनाएं की हैं। इन चीज़ों को और आधुनिक और प्लेटो के साम्यवाद में क्या अंतर है, इन चीज़ों को आप आत्मसात कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है अगर आपने वीडियो मन लगाकर देखा तो। देखिए, साम्यवाद क्यों, अर्थात साम्यवाद के कारण क्या हैं। अगर कई तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट को देखें, जिस समय प्लेटो का समय था जब प्लेटो ने महसूस किया कि नगर राज्यों में क्या कमियां हैं, तो प्लेटो ने महसूस किया कि नगर राज्यों के शासक अज्ञानी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। जब महिलाओं का शोषण होता है, नाना प्रकार की बुराई हैं, तो उन बुराइयों को दूर कैसे किया जाए, नगर राज्यों को अच्छा कैसे बनाया जाए। तो देखते हैं शुरुआत से कि प्लेटो का साम्यवाद क्यों। तो सबसे पहले प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है और प्लेटो का आदर्श राज्य न्यायशील राज्य है, यानी न्यायपूर्ण राज्य है। तो फिर न्यायपूर्ण राज्य की उपलब्धि कैसे होगी? तो प्लेटो बताता है जिस राज्य में निर्लिप्त बुद्धि और विशुद्ध विवेक के दार्शनिक लोग राजा होंगे या शासन करेंगे, वही आदर्श राज्य होगा, वही न्यायपूर्ण राज्य होगा। अब प्रश्न आता है कि निर्लिप्त बुद्धि और विशुद्ध विवेक को बचाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि निर्लिप्त बुद्धि और विशुद्ध विवेक को शिक्षा के द्वारा बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसको सस्टेन कैसे किया जाए। तो इसके लिए निर्लिप्त बुद्धि और विशुद्ध विवेक को बचाने के लिए जिस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की कल्पना करता है, उसी को वो साम्यवाद कहकर पुकारता है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्लेटो शासक वर्ग को कंचन और कामनी से बचाने के लिए जिस व्यवस्था की कल्पना करता है, उसके लिए वो साम्यवाद नाम देता है। दूसरा कारण है कि उस दिनों गुटबंदी और संघर्ष को दूर करने के लिए प्लेटो के समय जो यूनानी राज्य थे, उन राज्यों में दो प्रकार के राज्य बने हुए थे। हर एक राज्य दो प्रकार के राज्यों में बटा हुआ था, एक अमीरों का राज्य, एक गरीबों का राज्य, जिससे गुटबंदी और संघर्ष था। और इसका परिणाम ये था कि आर्थिक तत्व राजनीतिक वातावरण को
प्रभावित करते थे, शासन संपत्तिशाली वर्ग के हित में था। यानी आर्थिक उद्देश्य राजनीति को प्रभावित करते थे। अब किसके लिए होगा, इसका क्या स्वरूप है? देखिए, प्लेटो ने इसके लिए बताया कि ये संरक्षक वर्ग के लिए होगा, और संरक्षक वर्ग में प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग को रखा। संरक्षक वर्गों का अब प्लेटो के उसका स्वरूप क्या होगा? स्वरूप होगा कि संरक्षक वर्गों का अपना परिवार नहीं होगा और अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। यही प्लेटो का साम्यवाद है। तो दो प्रकार का साम्यवाद हुआ कि संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। परिवार के साम्यवाद की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि व्यक्ति का निजी परिवार नहीं होगा, पूरा राज्य ही उसका परिवार होगा। निजी परिवार नहीं होगा, महिलाओं पर सामूहिक स्वामित्व होगा, स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, बच्चे सभी के बच्चे होंगे, ना ही माता पिता को अपने बच्चों की जानकारी होगी, ना ही बच्चों को अपने माता पिता की। ये था परिवार का साम्यवाद। दूसरा था संपत्ति का साम्यवाद। ना तो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, ना बिल्डिंग होगी, ना ज़मीन होगी। बैरकों में रहेंगे, जैसे सेना के बैरक होते हैं ऐसे बैरकों में रहेंगे और मेस में खाना खाएंगे। केवल उनके लिए जीवन यापन के साधन मौजूद रहेंगे। उनका काम शासन करने का और देश की सुरक्षा करने का रहेगा। तो परिवार का संवाद और संपत्ति का संवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, और संपत्ति व्यक्ति क्यों बनाता है? क्योंकि परिवार के कारण। तो जब परिवार नहीं होगा तो संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्लेटो द्वारा वर्णित साम्यवाद दो प्रकार का हो गया, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में प्लेटो तर्क देता है कि मनुष्य के भ्रष्ट होने का मूल कारण संपत्ति है, जो परिवार के लिए अर्जित की जाती है। इसलिए जब परिवार और संपत्ति दोनों नहीं होंगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसा होगा। प्लेटो के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का मिश्रण भी राजा को निरंकुश बनाता है। निश्चित रूप से जैसा मार्क्स ने भी कहा है, ये कल्पना प्लेटो ने उस काल में कर ली, वाकई में है। जो आर्थिक ताकतें हैं वो राजनीति को अपने हित में प्रभावित करती हैं। ये प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। मार्क्स ने भी कहा था कि पूंजीवादी लोग राजनीति को अपने हित का साधन बनाते हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, इसलिए और यही बात प्लेटो ने कही कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का मिश्रण राजा को निरंकुश बनाता है। प्लेटो के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग का कार्य निर्धारित है। जैसे उत्पादक वर्ग भौतिक आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति करेगा, शासक वर्ग अन्य वर्गों को नियंत्रित करेगा और समाज में शासन करेगा, और जो सैनिक वर्ग है उसका काम सुरक्षा करना है। जब हर वर्ग का अपना काम है, इसलिए संरक्षक वर्ग को भौतिक संपत्ति से पृथक रखा गया है। और जब संरक्षक वर्ग भौतिक संपत्ति से, क्योंकि भौतिक संपत्ति से होता क्या है, निजी संपत्ति से क्या है, तृष्णा बढ़ती है और फिर भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो जब ये दूर हो जाएंगी तो समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। परिवार के साम्यवाद के पक्ष में समर्थन। देखिए, प्लेटो कहता है कि परिवार स्वार्थी भावनाएं उत्पन्न करता है एवं संकीर्ण मनोवृत्तियों को जन्म देता है। परिवार होने से अपने संतान के प्रति मोह और स्वार्थ की भावनाएं स्वाभाविक हैं और होती हैं। और आप ये देखा जा सकता है कि आज के राजनेताओं की कमजोरी उनका परिवार, उनके रिश्तेदार होते हैं। जिनके परिवार और रिश्तेदार नहीं हैं, उनका शासन न्यायपूर्ण होता है या भ्रष्टाचार रहित होता है। ऐसा वर्तमान काल में भी आप देख सकते हो। इसलिए परिवार स्वार्थी भावना उत्पन्न करता है, ये बात कहीं तक सही है। संकीर्ण मनोवृत्तियों को जन्म देता है और ये भावनाएं राज्य की एकता में बाधा डालती हैं। तो प्लेटो के लिए संरक्षक वर्गों का परिवार तो पूर्ण राज्य होगा। ठीक है, तो इस पर
दूसरा, परिवार के साम्यवाद के पक्ष में प्लेटो तर्क देता है कि इससे महिलाओं का उत्थान हुआ, क्योंकि उस समय में जब प्लेटो के काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, उनका जीवन एकाकी था, वो घर की चार दीवारी में सिमटी हुई थी, वो पति के लिए केवल भोग विलास की वस्तुएं थीं, अपनी वासना तृप्ति के लिए ही उनका प्रयोग होता था। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी प्लेटो ने साम्यवाद का प्रयोग किया और श्रेष्ठ संतान के लिए। प्लेटो का तर्क है कि साम्यवाद में पत्नियों परिवार के साम्यवाद के माध्यम से श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति होगी, क्योंकि इसमें पुरुष और महिलाएं, स्वस्थ पुरुष और स्वस्थ महिलाएं संतान उत्पत्ति करेंगी, अच्छी नस्ल की संतानें होंगी। अब इस साम्यवाद की आलोचना की जाती है, जिसके कुछ व्यवहारिक कारण हैं, क्योंकि एक अत्यधिक आदर्शवादी लगती है और इसको व्यवहारिक धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता कि कैसे होगा, आखिर ये संभव कैसे हो सकता है कि सबके सामूहिक सब परिवार ना हो और बच्चों का पता ना हो, तो ये एक असंभव सी चीज़ है। और बारकर कहता है कि प्रत्येक प्रकार की कला के विकास के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए भी संपत्ति की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से जैसे पेंटिंग करने के लिए ब्रश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए भी संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा बारकर का मानना है। अरस्तु ये कहता है कि राज्य को परिवार एवं गांव से मिलकर बनने वाली संस्था है, तो फिर राज्य की एकता को स्थापित करने के लिए परिवार और गांव को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। परिवार और गांव को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अब ये आलोचनाएं, लेकिन इसमें कुछ विचार अगर हम प्लेटो के काल को करके देखें, ये व्यवहारिक तो नहीं है, वर्तमान काल में प्रासंगिक भी नहीं है, लेकिन इसकी कमियों के बावजूद इसमें ये ध्यान देने की बात है कि तत्कालीन यूनानी राज्यों में सामूहिक विवाह और सामूहिक संपत्ति की प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार वहाँ के क्रीटो राज्य में दासों के द्वारा सामूहिक कृषि की जाती थी, और तो इसीलिए न्यायपूर्ण समाज के लिए साम्यवाद को आवश्यक माना और राज्य की एकता पर अत्यधिक बल दिया। क्योंकि प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य एक परिवार है, चर्च है, विश्वविद्यालय भी है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि प्लेटो से पूर्व उस काल में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रचलित रही थी, इसलिए प्लेटो के दिमाग में ये बातें आई, लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। अब देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानता है और असमानताएं हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों ही व्यक्ति के बजाय समाज और राज्य को महत्व देते हैं। दोनों ही दो प्रकार के राज्य या समाज की बात करते हैं। जैसे प्लेटो एक राज्य में दो राज्य की बात करता है, जैसे एक अमीरों का और गरीबों का, उसी प्रकार से मार्क्स भी दो प्रकार के वर्गों की बात करता है कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक पूंजीपति और एक शोषित, एक सर्वहारा एक बुर्जुआ, यानी एक शोषक और एक शोषित। और तीसरा है कि दोनों व्यक्तिगत संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। और चौथा है दोनों में कला, विज्ञान और साहित्य को राज्य के द्वारा नियंत्रित बताया गया है। और दोनों में कुछ असमानता हैं, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक है। राजनीतिक क्यों है? क्योंकि प्लेटो के साम्यवाद का मूल उद्देश्य संरक्षक वर्ग
यानी शासकों की बुराइयों को दूर करने के साधन के रूप में किया गया है, जबकि आधुनिक साम्यवाद को पूंजीवाद को विध्वंस करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। प्लेटो का उद्देश्य एकता व सामंजस्य है, जबकि यह वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की बात करता है। प्लेटो के साम्यवाद में कहीं मार काट धाड़ इस प्रकार की नहीं। प्लेटो का साम्यवाद तो समाज में शिक्षा के द्वारा एक हार्मोनी स्थापित करना चाहता है। प्लेटो एक हार्मोनी, जैसे प्लेटो ने कहा कि राज्य प्राकृतिक है और आंगिक है। समाज के तीनों वर्ग राज्य के शरीर के भांति हैं और वो शरीर की भलाई के लिए काम करते हैं। इस प्रकार से वो एकता और सामंजस्य की बात करता है, जबकि ये तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, जबकि प्लेटो राज्य की मजबूती की बात करता है। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है क्योंकि वो केवल संरक्षक वर्ग पर लागू है, जिसमें सैनिक और शासक आते हैं, जबकि आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण समाज पर लागू है। प्लेटो उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं करता है, क्योंकि उत्पादन का काम, समाज की भौतिक आवश्यकताओं का काम उसने एक वर्ग विशेष को दिया, जिसको उत्पादक वर्ग कहते हैं, जबकि आधुनिक साम्यवाद का मुख्य काम ही उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना है। तो ये थे प्लेटो के साम्यवाद के विचार। प्लेटो के साम्यवाद में हमने पढ़ा कि प्लेटो ने साम्यवाद की अवधारणा क्यों आई प्लेटो के, तो उसके मूल कारण थे कि विवेक, निर्लिप्त बुद्धि और विवेक को बचाने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, राज्य की एकता के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की कल्पना की। और साम्यवाद क्या था? साम्यवाद था संरक्षक वर्ग के पास ना अपना परिवार होगा ना उसकी संपत्ति होगी। ये प्लेटो का साम्यवाद था। फिर उसने इसके पक्ष में तर्क दिए, फिर कुछ लोगों ने इसकी आलोचनाएं की। तो ये प्लेटो के साम्यवाद के विचार हैं। आप इनको निश्चित रूप से पढ़ेंगे तो ये अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।